जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सर जी अपग्रेडेशन के बारे में जो है वीडियो बना दीजिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट थे कि उसमें कितनी फ़ीस फीस जो है सिक्योरिटी मनी वो वापस होती है कि नहीं होती है, और उसमें क्या प्रोसेस होता है अपग्रेडेशन का। इससे हमारी सीट जो है मैं अपग्रेडेशन कराऊंगा तो वो सीट मेरी रहेगी या चली जाएगी। ऐसे कई सारे डाउट थे जो आप जेन्युइन है डाउट होते हैं सभी के, तो उसी के बारे में मैंने सोचा एक वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर कर दूं। तो आपको वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें इसका जो अपग्रेडेशन का प्रक्रिया है ये कब से स्टार्ट हुई है। तो ये जो है 2018 से इसका प्रचलन हुआ है। इससे पहले जो है ऑफलाइन ही काउंसलिंग होती थी। जब से और ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हुई है तभी से जो है 2018 से तभी से जो है अपग्रेडेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। प्रथम वर्ष जब 2018 में स्टार्ट हुई थी तब जाके जो है अधिकांश जो स्टूडेंट भी और जो भी टीचर थे उन्हें भी इसके बारे में ज्ञान नहीं था कि अपग्रेडेशन क्या होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो थे जब पहली बार हुआ तो उसमें जो पहली बार में ही जो सीट मिल जाती थी उसी को लॉक करके उसी पर जो है एडमिशन ले लेते थे। काफ़ी डाउट रहता था कि कहीं वो अगर अपग्रेडेशन कराते हैं तो अगले काउंसलिंग में सीट ना मिली तो ये वाली जो सीट है वो भी चली जाएगी। ऐसे जो है बहुत सारे डाउट थे, बहुत लोगों का नुकसान हुआ था इसके बारे में सही जानकारी ना होने के कारण। तो आप लोगों के लिए इसमें जितने भी मैं पॉइंट इसमें हैं उसके 1 बाय 1 डिस्कस कर लूँगा। आप लोगों को वीडियो पूरा देखना पड़ेगा ताकि आपको पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दिया गया है, अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन का लाभ काउंसलिंग ऑनलाइन ऑफलाइन में केवल एक ही बार मिलेगा। कहने का मतलब है आप एक ही बार काउंसलिंग के अंतर्गत अपग्रेडेशन करा सकते हैं। मान लीजिए आपको पहली काउंसलिंग में कोई सीट मिल जाती है तो आप वहाँ पर अपग्रेडेशन करा सकते हैं ताकि जो है दूसरी काउंसलिंग में आपको कोई दूसरी सीट मिल जाए। जब दूसरी काउंसलिंग में तुम्हें दूसरी सीट मिल जाएगी तो इस सीट पर आप दोबारा से जो है अपग्रेडेशन नहीं करा पाएंगे, तो ये एक बार ही आप अपग्रेडेशन करा पाएंगे। कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है, ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन काउंसलिंग के अगले चरण में सहभागी होना चाहते हैं अपग्रेडेशन वह अपनी सहमति संबंधित विश्वविद्यालय में रिपोर्टिंग प्रवेश के समय प्रस्तुत करें। कहने का मतलब यह है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि आपको जब सीट अलॉट हो जाती है तो आपको जाना पड़ेगा कॉलेज। जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा, जो भी यूनिवर्सिटी आपको अलॉट होगी वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा रिपोर्टिंग के लिए। जब रिपोर्टिंग के टाइम जाओगे तो वहीं पर आपको अपग्रेडेशन का फॉर्म मिलेगा, वहाँ पर आपको अपग्रेडेशन का फॉर्म भरना पड़ेगा। यदि आप वहाँ पर अपग्रेडेशन का फॉर्म भर देते हैं तभी जाके आप जो है सेकेंड काउंसलिंग में ही भाग ले सकते हैं, वरना आप भाग नहीं ले सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये फॉर्म कहाँ भरा जाएगा, तो ये रिपोर्टिंग के टाइम पर भरा जाएगा। जिस कभी कॉलेज में आपकी फर्स्ट काउंसलिंग की रिपोर्टिंग होगी वहीं पर जो है ये अपग्रेडेशन सीट भरा जाएगा फॉर्म। नेक्स्ट है, जिन अभ्यर्थियों ने अपग्रेडेशन हेतु प्रवेश रिपोर्टिंग के समय आवेदन किया होगा वे अपग्रेडेशन की प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। कहने का मतलब वही है, जो वहाँ पर करे फॉर्म भरेगा वही जो है आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित होगा। नेक्स्ट है, अपग्रेडेशन हेतु अभ्यर्थी को प्रवेशित सीट को छोड़कर अपग्रेड हुई चॉइस देना होगा। यदि अभ्यर्थी अपग्रेड नहीं होता है तो जिस पाठ्यक्रम में प्रवेशित था उसी पाठ्यक्रम में प्रवेश रहेगा। इट मीन्स मान लीजिए आपको ये सीट कोई एनडी की मिल गई थी, एनडी की काउंसलिंग में फर्स्ट काउंसलिंग में आपको सीट मिली है। अब आप अपग्रेडेशन करना जो एनडी गए वहाँ पर रिपोर्टिंग आपकी हुई, रिपोर्टिंग के समय आपने अपग्रेडेशन का फॉर्म भर दिया, तब जाके आपने सेकंड काउंसलिंग कराई। सेकंड काउंसलिंग में जो आपने चॉइस फिलिंग दी उसके अकॉर्डिंग आपको मान लीजिए आपको सीएसए मिल गया, सेकंड काउंसलिंग में सीएसए मिल गया, तो आपको जो सीएसए की चॉइस फिलिंग आपकी थी वो सीएसए आपको मिल गई, तो आपको ये सीट जो है ये छोड़नी पड़ेगी और यहाँ पर जो है आपको एडमिशन लेना पड़ेगा यहाँ से एनडी से सीएसए में। तो ये जो है ऐसी प्रक्रिया रहेगी इसमें। अगर आपको ये सीट मिलती है यहाँ पर तो आपको ये सीट जो लेनी पड़ेगी 100%, ये आपको 100% छोड़नी पड़ेगी सीट। तो जाके जो है ये आपकी सीट जो है निरस्त हो जाएगी, आपको ये सीट अलॉट हो जाएगी। इस सीट पर जो है कोई तुमसे कम रैंक वाला जो स्टूडेंट होगा उसे दे दी जाएगी। नेक्स्ट बात करें इसी में 5वां नंबर है,
यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेड हेतु आवेदन करता है और वह अपग्रेडेड हो जाता है तो अपग्रेड सीट रिक्त होने की दशा में काउंसलिंग के समय अन्य अभ्यर्थी की रैंक से भरी जाएगी। किसी भी दशा में अपग्रेड अभ्यर्थी का पूर्व आवंटित सीट पर कोई दावा मान्य नहीं होगा। कहने का मतलब है जब आपको नई सीट मिल जाएगी, नई सीट जो है मान लीजिए CSA बताया था, CSA मिल गई आपको, तो CSA के अलावा जब ND की दी थी जहाँ से आप अपग्रेड किया रहे थे, तो इस पर आपका कोई दावा नहीं रहेगा कि हम अपग्रेड वाली सीट नहीं लेंगे, हम यही सीट लेंगे। तो आप ये कुछ नहीं कर सकते, जब आपको मिली है वही लेना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन के द्वारा जिस विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला है वहाँ पहुँचकर रिपोर्ट करना होगा। यदि अभ्यर्थी रिपोर्ट नहीं करता है तो इसमें अभ्यर्थी का अपग्रेड सीट पर प्रवेश निरस्त हो जाएगा और पूर्व में आवंटित निरस्त हो जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो अपग्रेडेड सीट पर रिपोर्ट नहीं करते हैं, पूर्व में अपग्रेडेड दोनों सीटों को दावा मान्य नहीं होगा। इट मीन्स जैसे कि आपको ND सीट मिली थी, यहाँ से अपग्रेड कराए तो आपको CSA मिल गई। जब CSA मिल गई तो आपको यहाँ पर जाना ही पड़ेगा, यहाँ की सीट लेनी ही पड़ेगी आपको। जो भी चॉइस फिलिंग थी आपकी, यहाँ से आपको यहाँ पर फिर से रिपोर्टिंग करना होगा। फिर से आपको फीस नहीं लगेगी क्योंकि फ़ीस आप यहाँ पर जमा कर दिए होंगे, तो उसी के अनुसार वो बाद में ट्रांसफ़र हो जाती है, थोड़ा प्रोसेस चलता है। तो आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट जो है वो दिखाने पड़ेंगे, वेरिफिकेशन सब कराना पड़ेगा, तब जाके आपकी यही सीट जो है मेन होगी। अगर आप यहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो ये सीट भी आपकी कैंसिल होगी और ये भी सीट कैंसिल होगी। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब आप अपग्रेडेशन कराते हैं और चॉइस फिलिंग के अनुसार आपको कोई सीट मिल जाती है तो आपको जाकर उस विश्वविद्यालय में रिपोर्टिंग फिर से करनी होगी, वरना जो है तुम्हारी ये भी सीट जाएगी और ये भी सीट चली जाएगी। तो ये ध्यान रखना। सात नंबर की बात करें, अगर यदि कोई अभ्यर्थी ऑफलाइन काउंसलिंग में अपग्रेडेशन लेना चाहता है तो अभ्यर्थी को काउंसलिंग में भाग लेना आवश्यक होगा। यहाँ कहने का मतलब है ऑफलाइन जो काउंसलिंग होगी उसमें अगर भाग लोगे तभी जो है आपको जो है काउंसलिंग में जो है अपग्रेडेशन का फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट है, ऑफलाइन काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी को विषय वर्ग संबंधित विश्वविद्यालय में पेड से फ्री सीट पर रैंक के अनुसार अपग्रेडेशन कराया जाए। मीन्स अगर आप मान लीजिए कोई पेड सीट लिए हैं, पेड सीट पर ले लिए हैं, उसको बाद में जब आप अपग्रेडेशन कराते हैं तो हो सकता है वो आपकी जो है फ्री सीट में भी चेंज हो जाए, फ्री सीट में भी चेंज हो सकती है। ऑफलाइन काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी को विषय विशेष एवं वर्ग विशेष के अंतर्गत ऑटो अपग्रेडेशन की सुविधा संबंधित विश्वविद्यालय के अनुमान्य होगी एवं यहाँ पर कहने का मतलब इसका यही है कि जो भी जब ऑफलाइन काउंसलिंग होती है तो आपको ऑनलाइन जो है जैसे कि अपग्रेडेशन कराना है ये सब नहीं करना पड़ेगा। ऑफलाइन में आप सीधा वहीं जाएंगे बांदा में जाने के बाद वहीं पर अकॉर्डिंग टू उन्हीं के अनुसार जो बता दिया जाता है, यहाँ पर ये सीट खाली है, यहाँ पर ये सीट खाली है, यहाँ पर ये सीट खाली है, तो उसी की चॉइस फिलिंग से आपको मिल जाएगी कि हमें ये सीट चाहिए। और उसके बाद जो है अपग्रेडेशन लगा देंगे तो वो भी बाद में बता देंगे तुरंत कि जो है ये इसका जब रिजल्ट आएगा तो बता दिया जाएगा कि यहाँ पर कोई सीट खाली हुई है और यहाँ पर आपको मिल सकती है अपग्रेडेशन के बाद। अगर आप पेड लिए होंगे तो आपकी फ्री हो सकती है, तो इससे के अनुसार वो चलती रहती है। तो आपको ऑनलाइन काउंसलिंग को ध्यान में रखते हुए चलना है कि ऑनलाइन में कैसे से होता है, ऑफलाइन में आपको परेशानी नहीं होने वाली है क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत रहती है। यहाँ पर विशेष काउंसलिंग के दौरान यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेडेशन का लाभ लेता है तो उस अभ्यर्थी को जिस श्रेणी की सीट रिक्त हुई है ऐसी रिक्त सीटों को अनारक्षित सीटों में स्थानांतरित करते हुए रैंक के आधार पर नीचे भर दी जाएगी। जब विशेष काउंसलिंग होती है, विशेष काउंसलिंग जब ऑफलाइन के बाद भी विशेष काउंसलिंग बुलाई जाती है जब सीटें खाली रह जाती हैं या फिर कोई मान लीजिए कोई कोटा वाली है, NRI है, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई है और ऐसे जो रिजर्व सीटें होती हैं वो सभी सीटों को जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है जनरल सीटों में, तब जाके जो है उसे भी दे दिया जाता है। चाहे वो अपग्रेडेशन लगा के ले ले, चाहे कुछ भी लगा के जो है उसे भी दे दिया जाता है, जो कन्वर्ट कर दी जाती है सीटें। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। जो लास्ट में अब विशेष काउंसलिंग की बात करें, यहाँ पर आपको यदि पहली काउंसलिंग में आपको मिल जाता है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आपसे कोई मतलब नहीं इसके विशेष काउंसलिंग का। विशेष काउंसलिंग में सीटें बचती हैं, जो ज़्यादा रैंक के स्टूडेंट होते हैं उन्हीं को इसका फ़ायदा मिलता है ज़्यादातर।
तो ये आपको इसको यहाँ पर देख सकते हैं, द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग जो होगी उसमें पार्थ कौन से स्टूडेंट होंगे, तो इसमें द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया है। तो द्वितीय काउंसलिंग में आप लोग क्लियर रहिए। जो लोग पहली काउंसलिंग में मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो आप सेकेंड काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, द्वितीय ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया है या किया था। नेक्स्ट है, द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जिन्होंने प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रतिभाग करते हुए परंतु उनको कोई सीट रिक्त नहीं हुई। मान लीजिए आपको पहली काउंसलिंग कराए थे और उसकी फ़ीस भी काटे, लेकिन आपको अपने चॉइस के अनुसार सीट नहीं मिली, तो वो भी लोग यहाँ पर भाग ले सकते हैं। और द्वितीय काउंसलिंग की बात करें तो यहाँ पर काउंसलिंग में ऐसे भाग जो भी यहाँ पर कहने का मतलब है आपका जो लोग को सीट मिल गई और अपग्रेडेशन करा दिए हैं वो लोग जो है भाग इसमें ले सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से ध्यान पूर्वक देख सकते हैं, ये लोग यहाँ पर ले सकते हैं। और द्वितीय काउंसलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु अपात्र अभ्यर्थी कौन कौन से हैं, तो इसमें बात करें द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग नहीं ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में सीट आवंटित होने के बाद सिक्योरिटी फीस, मान लीजिए आपको उस पहली काउंसलिंग में सीट अलॉट हो गई थी लेकिन आपने 5,000 जो सिक्योरिटी फीस थी वो नहीं पे की है, तो आप वहाँ पर द्वितीय काउंसलिंग में रिजेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग नहीं ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में आवंटित होने के बाद सिक्योरिटी फीस 5,000 जमा करें परंतु विश्वविद्यालय में रिपोर्ट नहीं की है। कहने का मतलब आपने फ़ीस भी मान लीजिए जमा कर दी 5,000, लेकिन आप जिस कॉलेज में आपको सीट मिली थी वहाँ पर आप जाके रिपोर्ट नहीं किए हैं, तभी जो है आपकी सीट द्वितीय काउंसलिंग में नहीं ले सकते हैं आप। नेक्स्ट है, ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते जिनके डॉक्यूमेंट प्रथम काउंसलिंग में रिजेक्ट हुए हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान उनके डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड किए थे वो सभी रिजेक्ट हो चुके हैं, तो वो भी स्टूडेंट भाग नहीं ले सकता है सेकेंड काउंसलिंग में। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑफलाइन काउंसलिंग के बारे में दिया गया है, तो यहाँ पर आपको सीधा देख लेना। इसके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग है पात्र कौन से स्टूडेंट होते हैं, तो इससे आपको अच्छी तरीके से क्लियरिटी हो जाएगी। ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम या द्वितीय काउंसलिंग में आवंटित विश्वविद्यालय पहुंचकर प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण तथा अपग्रेडेशन हेतु आवेदन किया परंतु उनको अपग्रेडेशन के दौरान कोई सीट नहीं मिल सकी, अपग्रेडेशन का लाभ नहीं मिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑफलाइन काउंसलिंग में कौन से जा सकते हैं, जिन्होंने प्रथम या द्वितीय काउंसलिंग में आवंटित विश्वविद्यालय पहुंचकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली तथा अपग्रेडेशन हेतु आवेदन किया परंतु उनको अपग्रेडेशन के दौरान कोई सीट आवंटित नहीं हो सकी है। कहने का मतलब है यदि आप पहली काउंसलिंग में अपग्रेडेशन कराए थे और अपग्रेडेशन के अनुसार आपको कोई सीट नहीं मिली थी, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन काउंसलिंग में फिर से जो है ऑफलाइन काउंसलिंग में जब होगी तो वहाँ पर आप जाकर फिर से जो है करा सकते हैं ताकि जो अपग्रेडेशन आप कराए थे उसकी सीट मिल सकती है। तो यहाँ पर आप लेके एक चांस है कि जो भी फर्स्ट काउंसलिंग में स्टूडेंट को सीट मिली है वो ले, उसके बाद अपग्रेडेशन कराएं। अगर आप अपग्रेडेशन के अनुसार उनकी चॉइस के अनुसार सीट नहीं मिलती है तब जाके वो ऑफलाइन काउंसलिंग का इंतज़ार करें और ऑफलाइन काउंसलिंग में जाएँ ताकि उन्हें जो है इसका फ़ायदा मिल सके, क्योंकि यहाँ पर क्लियर कर लिखा हुआ है कि जिन्होंने प्रथम व द्वितीय काउंसलिंग में आवंटित विश्वविद्यालय में पहुंचकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली है, अपग्रेडेशन हेतु आवेदन किया है परंतु उनको अपग्रेडेशन के द्वारा कोई सीट आवंटित नहीं हो सकी है, अपग्रेडेशन का लाभ नहीं मिला है, तो वो स्टूडेंट जिन्हें अपग्रेडेशन का लाभ नहीं मिला है वो भी ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने पूर्व प्रथम द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया है। ऐसे लोग जो भी प्रथम में सेकेंड में जो है प्रतिभाग नहीं किए हैं वो सभी जो है इसमें जो है भाग ले सकते हैं ऑफलाइन में। नेक्स्ट है, ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जिन्होंने पूर्व प्रथम द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग किया था परंतु उनको सीट आवंटित नहीं हुई है, ऐसे लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट है, ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने पूर्व फर्स्ट सेकेंड काउंसलिंग में आवंटित विश्वविद्यालय पहुंचकर रिपोर्टिंग अपग्रेडेशन हेतु फार्म आवेदन किया है, ये भी स्टूडेंट एलिजिबल होंगे इसमें। नेक्स्ट है, प्रथम व द्वितीय काउंसलिंग में किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटित हुई थी परंतु वह किसी कारणवश प्रवेश नहीं ले सका। यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है,
जैसे कोई भी स्टूडेंट था जिसे सीट तो आवंटित हो गई थी, जैसे भाई बात की है 500 वाली सिक्योरिटी फीस वाली, तो वहाँ पर जो है 5000 जो भी सिक्योरिटी फीस लोग जिसे नहीं जमा किए थे किसी कारणवश, तो वहाँ पर ये भी स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए। तो जिन्हें सीट आवंटित हो चुकी थी लेकिन किसी कारणवश वो प्रवेश नहीं ले सके थे, तो यहाँ पर वो भी स्टूडेंट ले सकेंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट है एनआरआई पर स्पॉन्सर्ड सीट जो होती हैं उन्हें के लिए जिनको प्रथम या द्वितीय काउंसलिंग में सीटों को प्रवेश मिल चुका है किंतु एनआरआई सीटों पर प्रवेश हेतु इच्छुक हैं पात्र हो। कहने का मतलब जो एनआरआई वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो इसमें रिलेटेड जो है बात की गई है। तो इसमें आपको लास्ट में क्या होगा, यही सीटें जो एनआरआई की हैं वो कन्वर्ट कर दी जाती हैं जनरल सीटों में जब एनआरआई के स्टूडेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जिन्होंने अपग्रेडेशन के दौरान आवंटित सीट पर किन्हीं कारणवश प्रवेश नहीं ले सके थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑफलाइन काउंसलिंग में हर एक स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल कर दिया गया है। किसी भी कारणवश अगर वो छूट गई थी उसकी सीट, मान लीजिए वो ऑफलाइन में जो अपग्रेडेशन कराया था लेकिन उसकी सीट नहीं ले पाया था अपग्रेडेशन वाली, जैसे मैंने बताया था एनडी से जो है सीएस से जाने के बाद जो है इसमें नहीं जा पाया था, तो वो स्टूडेंट जो है यहाँ ऑफलाइन काउंसलिंग में एलिजिबल कर दिए जाते हैं। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है ऑफलाइन की अपात्रता देख लीजिए। इसमें जो है एक ही चीज़ बोली गई है, ऐसे अभ्यर्थी ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं जिनके डॉक्यूमेंट प्रथम द्वितीय काउंसलिंग में रिजेक्ट हुए हैं। ये समझिए, जिनके खाली डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हुए हैं वही इसमें अपात्र होंगे, बाकी सभी जो है पात्र मान लिए गए हैं इसमें। तो बाकी आप देख सकते हैं विशेष काउंसलिंग के बाद में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, तो ये आपको टोटल जो है आपको जानकारी मोटा मोटा मिल गई होगी कि क्या क्या इसमें होता है ऑल अपग्रेडेशन की प्रक्रिया में। फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरी हो, आपकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई देने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक।